हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सेल। सेल जो है वो बायोलॉजी का जो है बेसिक चैप्टर होता है। हम इसी से जो है आज इसे स्टार्ट करने वाले हैं। सेल बायोलॉजी जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि हमको सेल का बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है। सेल को ही क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे जो बॉडी की बेसिक यूनिट है उसको सेल बोला जाता है। जैसे कि एक वॉल होता है तो उसमें बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक होती है। हमारी जो ब्रिक होती है, बहुत सारे ब्रिक बना के एक वॉल जो है हमारी तैयार कर देती है। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम सीमेंट भी तो है, क्या आप सीमेंट से घर थोड़ी ना बना लेंगे? ठीक है। ब्रिक्स जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है। ऐसे ही सेल जो है हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। इसको एक और चीज बोली गई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। देखिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर वॉल को हम बना रहे हैं तो ब्रिक्स के साथ सीमेंट भी लग रही है। ठीक है। ऐसे ही सेल से भी बेसिक यूनिट है हमारे पास, जैसे कि ऑर्गेनेल्स। जो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेल है तो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनेल्स हैं जो अभी आप पढ़ेंगे, तो बस एक बार के लिए नाम सुन लीजिए। तो ये भी स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। पर अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दूं तो ये, इसका काम एटीपी फॉर्मेशन का होता है। मतलब कि जो जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो जो आपको एनर्जी मिल रही है तो वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मिलती है। ठीक है। अब अगर इसको सेल से बाहर निकाल दिया तो ये फंक्शन अपना नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एक बार को एटीपी तो बना लेगा, बाकी जो सारे फंक्शन हैं सेल के वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेल को बोला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है यही है, कि सेल जो है बेसिक यूनिट है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी जो है इससे छोटे जो है ऑर्गेनल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम सेल को क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी जो है बोला जाता है सेल को। ठीक है, हम हमारा सेल तो क्लियर हो गया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। हमने इसे क्यों सेल को बेसिक यूनिट माना वो भी हमने जो है वो क्लियर कर लिया। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका प्लांट सेल आ जाता है और एक आ जाता है एनिमल सेल। अब देखिए, हमारे पास तो बुक्स हैं, हम उनसे पढ़ते हैं कि भाई ये सेल है, पर इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था। तब जो है वो एज सच पूरा डाटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसी को साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर करके आपके सामने लाते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेल को जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है, सेल को जो है कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। तो जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे तो वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे उस 1665 में, इन्होंने क्या किया, ट्री की बार्क ली। ठीक है। कॉर्क भी उसे बोला जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट का। तो कॉर्क जो है वो डेड सेल होता है। तो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम पे ट्री की बार्क ली और उन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप जो है वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। तो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस ट्री की बार्क को लिया और उस पर जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब वो ट्री की बार्क लेते हैं तो वो देखते हैं इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसके सिमिलर हमें दिखता है? ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें उसके सिमिलर दिखता है। तो रॉबर्ट हुक भी यही बोलते हैं, ऐसे लग रहा है कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है। उन्होंने इसको बोल दिया कि लिटिल लिटिल रूम्स जो है वो बने हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने बस अपना काम जो है वो खत्म कर दिया।
ठीक है। सो जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने जो है वो सेल डिस्कवर किया था, पर डेड सेल में जो हमारा ये कॉर्क होता है, ट्री की बार्क होती है, ये डेड होता है और ये ट्री को प्रोटेक्शन का, स्ट्रेंथ का प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है। फिर हमारे एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन। एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने लिविंग सेल्स में जो है वो डिस्कवर करना स्टार्ट किया। जैसे ही कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ के बारे में डिस्कवर करता है तो सारे साइंटिस्ट में जो है उसी को लेकर जो है वो स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने अपना सोचा कि लिविंग सेल में देखते हैं। जो रॉबर्ट हुक्स जो सर थे उन्होंने डेड सेल में जो है वो डिस्कवर किया था। उन्होंने सेल का नाम नहीं दिया था, उन्होंने बोला था एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे कि उन्होंने लिटिल रूम्स कहकर छोड़ दिया। फिर एंटोन वॉन लेeuwenhoek आए, इन्होंने आरबीसी में, आरबीसी क्या है, अब हमारा 90 से 92% जो हमारा बॉडी है वो वाटर का बना हुआ है, वाटर में ब्लड का बना हुआ है। ठीक है। सो ब्लड में हमारी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। आरबीसी है रेड ब्लड सेल। तो जो आपका रेड कलर का ब्लड जो दिखता है वो इसी की वजह से, रेड ब्लड सेल की वजह से ही दिखता है। इन्होंने क्या किया, रेड ब्लड सेल को लिया और उसमें टेस्ट किया। अब रॉबर्ट हुक के बाद जो है वो एंटोन वॉन लेeuwenhoek आए, तो तब तक माइक्रोस्कोप और ज़्यादा डेवलप हो गए थे। ठीक है। सो जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुए तो इन्होंने क्या है कि लिविंग सेल में क्या देखा, लिविंग कंपोनेंट्स देखे। तो इन्होंने बोला कि मतलब आरबीसी ने देखा और इन्होंने पहली बार जो है वो नाम दिया था कि कोई लिविंग चीज़ है, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। इन्होंने पतली पतली शीट्स, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो पतली पतली शीट्स जैसे दिखाई दे रहा था और एक बीच में डॉट था। ठीक है। ठीक है। तो इन्होंने भी जो है वो सेल का नाम बस इन्होंने कहकर छोड़ दिया। अब और साइंटिस्ट आते हैं आगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए हमारा सेल जो है वो एटलीस्ट डिस्कवर हो गया है। तो एंटोन वॉन लीक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब दो साइंटिस्ट हैं, श्लेडन, मैथियस शेल्डन और थियोडरे श्वान। इन लोगों को क्या है कि ये लोग देख रहे थे कि कोई बोल रहा है लिटिल रूम है, कोई बोल रहा है कि ठीक है, इन्होंने सेल बोल दिया। फिर उन्होंने एक थ्योरी बनाई। अब जो हमारे थियोडरे शेल्डन थे, ये थे हमारे बॉटनिस्ट। अभी बॉटनिस्ट कौन है? जो भी पर्सन प्लांट की स्टडी करे, ठीक है, जो भी पर्सन प्लांट की स्टडी करे उसको बोला जाता है बॉटनिस्ट। मतलब कि प्लांट की बायोलॉजी को हम बॉटनी बोलते हैं और जो बॉटनी की स्टडी करे उसे बोला जाता है बॉटनिस्ट। तो ये थे बॉटनिस्ट, तो ये प्लांट की ही स्टडी करते रहते थे। फिर एक हमारे साइंटिस्ट थे थियोडरे श्वान। तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारे श्वान सर थे ये थे हमारे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट क्या, जो एनिमल की स्टडी करते हैं उन्हें बोला जाता है जूलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, ये प्लांट की स्टडी कर रहे थे, जो हमारे श्लेडन सर थे, और श्वान सर जो है वो एनिमल की स्टडी कर रहे थे। तो इन दोनों ने बोला कि हम लोग को, हम एक ही काम कर रहे हैं, हम सेल को ही डिस्कवर कर रहे हैं। तो इन्होंने मिल के एक थ्योरी बना दी जिसे सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। ठीक है। सो हमारी सेल थ्योरी क्या थी? देखो हमारे जो श्लेडन थे वो प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे, श्वान सर एनिमल को स्टडी कर रहे थे। तो ये दोनों मिलके बोलते हैं चाहे तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बोथ ऑफ देम मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, कि जो हमारी बेसिक यूनिट है हमारी सेल होती है। ठीक है। तो ये दोनों ही बोलने लग गए प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है। सो इनका पहला पॉइंट जो था वो यही था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स
मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट था वो प्लांट की स्टडी कर रहा है, दूसरा साइंटिस्ट एनिमल की स्टडी कर रहा है, तो ये दोनों कंबाइन होके, दोनों टीम वर्क करके एक थ्योरी निकालते हैं और बोलते हैं चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, दोनों ही सेल्स के जो है वो बने होते हैं, ठीक है। एक और इन्होंने टर्म बोल दी और उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया था, इन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है इसका मतलब। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये मान लीजिए आपकी सेल है एक, तो ये सेल जो है डिवाइड करती रहती है, इस तरीके से डिवीजन होती रहती है, ठीक है। डिवीजन होते होते कभी ना कभी ये वाली सेल जो है ये डेड हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी इसकी। तो ये बोल रहे थे कि सारे के सारे सेल्स जो है वो अराइज हुए किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो सेल कभी एग्जिस्ट की होगी उसी से नए सेल्स बन रहे हैं। ये सेल ने 2 सेल बनाए, देन इस सेल ने 2 सेल्स बनाए, इस सेल ने 2 सेल्स, तो इस तरीके से जो है जर्नी चलती रहती है। बट इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने बस ये स्टेटमेंट बोला और इनकी थ्योरी को इन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया फिर, तो एक हमारे रॉबर्ट विशॉ सर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, ठीक है। सो हमारी सेल थ्योरी क्या है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही सेल्स से बने होते हैं और सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। देन हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, हमने सेल की तो बात कर ली, हम बोल रहे हैं कि एक पतली सी शीट देखी थी एंटोन वॉन लीएनहॉक ने और उसके अंदर एक डार्क कलर की बॉडी थी, ठीक है। ये डार्क कलर की बॉडी क्या थी, तो एक और सर है, उन्होंने बोला सेल तो चलो आपने डिस्कवर कर लिया, अब एक डार्क कलर की बॉडी जो है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस है वो क्या है हम पूरा आगे डिटेल में देखेंगे, पर इसको किसने डिस्कवर किया, तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउन जो सर थे हमारे, उन्होंने न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया था। तो एक बार हम जो है पूरा देख लेते हैं अब तक हमने क्या कवर किया। हमारा सेल जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने की थी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। अगर लिविंग सेल की पूछते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप बोलेंगे एंटोन वॉन लीएनहॉक, ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जैसे कि आरबीसी की सेल्स, लीवर की सेल्स उन्होंने ली और उसको डिस्कवर किया। उसके बाद हमारे श्वान और श्लिडन सर थे, जिन्होंने कंबाइन एक थ्योरी दी जिसको सेल थ्योरी माना गया, जो कि एक वैलिड थ्योरी थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सभी के सब जो है वो सेल्स से बने होते हैं, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे के सारे सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मतलब कि कोई एक सेल जो कभी एग्जिस्ट की होगी उसी से न्यू सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारी सेल थ्योरी थी। देन हमारे जो रिडोल्फ विर्शो सर थे, उन्होंने इस सेकेंड टर्म को एक्सप्लेन किया था। श्लिडन एंड श्वान ने गिव ये जो है वो लाइन लिख दी थी, बट उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इस लाइन को किसने एक्सप्लेन किया है, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट विर्शो ने, ठीक है। ठीक है, देन हमारा एक न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी हुआ था, जिसे हमने रॉबर्ट ब्राउन साहब ने हमारा किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि ऐसा है कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स में एक ही तरह का सेल है, या फिर कुछ बैक्टीरिया है उनमें अलग तरह का सेल है, जो हम ह्यूमंस हैं उनमें अलग तरह का सेल्स है,
जो कैट है, डॉग है, उनमें अलग तरीके के सेल्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। सो प्रोकैरियोट क्या है, अब ये यूकैरियोटिक क्या है। प्रो मीन्स ओल्ड, ठीक है, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। इसको टी ई पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ही लिखिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट क्या है, प्रो मीन्स ओल्ड और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास ओल्ड न्यूक्लियस है उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू एंड अगेन कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास हो उनको बोला जाता है यूकैरियोट्स, ठीक है। सो प्रोकैरियोट में हम बोल रहे हैं कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियस, हम लोग जब हम सेल का डिस्कवरी कर रहे थे तो रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था एक चीज़ कि न्यूक्लियस जो है वो एक चीज़ होती है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोट वाले, इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मतलब है कि एक पुराना न्यूक्लियस है, मान लीजिए इनके पास इस तरीके का न्यूक्लियस है और इसमें एक मेम्ब्रेन हो जो है वो या तो बहुत पुअरली प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरीके से पुअरली प्रेजेंट है, या फिर है ही नहीं, ठीक है। सो हमारे जो पुअर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें, या फिर हम इसे ओल्ड न्यूक्लियस भी जो है वो बोल देते हैं। तो ओल्ड न्यूक्लियस या पुअर न्यूक्लियस जो है वो हमारा होता है प्रोकैरियोट्स में। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि इनमें या तो एब्सेंट होती है, ठीक है, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी या फिर पुअरली डेवलप होगी। तो इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोलकर न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमने रेड कलर में पूरा पार्ट बनाया, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोलकर एक टर्म दिया जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो प्रोकैरियोट के अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्यों, क्योंकि उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो एज सच डेवलप नहीं होती है या फिर एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो यूकैरियोट्स हैं इनमें मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की डबल वॉल मेम्ब्रेन जो है वो होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके बाहर एक कवरिंग होगी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसे बोला जाता है और ट्रू न्यूक्लियस जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ट्रू न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें हो वेल डेवलप्ड तो उसको बोला जाएगा न्यूक्लियस। और वो कहाँ आएंगे, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जिसमें ओल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ठीक है। ओल्ड न्यूक्लियस का मतलब है इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या तो एज सच डेवलप नहीं है या एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट, ठीक है। या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुअरली डेवलप्ड होती है या फिर एब्सेंट ही होती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब प्रोकैरियोट में कौन ऑर्गेनिजम्स आते होंगे, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया या फिर हमारा आता है
वायरस वगैरह, ये सब जो है वो पुअरली डेवलप्ड जो है वो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट ही होती है, तो वो सारे हमारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोट को हम पूरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है, देन यूकैरियोट को देखेंगे, और जब ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हम एक डिफरेंस जो है वो इनका डिफ्रेंसिएशन चार्ट जो है वो बना लेंगे, जिससे कि आपके लिए और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाए इनके डिफरेंस की। ठीक है, सो मान लीजिए मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हम बोल रहे हैं, ठीक है, ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, ओल्ड न्यूक्लियस होता है, ओल्ड न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल जिसमें कि ओल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए जब भी आप बायो का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में जब चीज़ें लोकेट की जाएंगी तो वहीं पर जो है उसका क्या फंक्शन है वहीं पर आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको डायग्राम से जो है वो एटलीस्ट पिक्टोरियल फॉर्म जो है वो याद आ जाती है कि कहाँ पर क्या था और उसका फंक्शन क्या था। इस तरीके से जो है वो आप उसे रिटेन कर सकते हैं। देखिए 3 मेम्ब्रेन का हमने बना दिया प्रोकैरियोट सेल में। हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स कौन से थे, जिनके पास ओल्ड न्यूक्लियस है, सेल है उसमें ओल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो पुअरली डेवलप्ड होगी या फिर एब्सेंट होगी। ठीक है, अब ये एक प्रोकैरियोट सेल है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया का सेल है, तो उसको हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। जो बैक्टीरिया के सेल है उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है अगर, तो क्या होगा, प्रोटेक्शन का इसका काम होगा, है ना। तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकेलिक्स है, इसमें भी दो चीज़ों में ये डिवाइड है। कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकेलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में होगी और कुछ में ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगी। मतलब क्या है, कैप्सूल मतलब बहुत टफ कवरिंग होगी, ठीक है, कैप्सूलेटेड फॉर्म में होगी, और स्लाइम मतलब जैसे कि बहुत चिपचिपा टाइप होता है उसमें जो है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो ग्लाइकोकेलेक्स जो है वो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, बैक्टीरियल सेल की, जिसमें कैप्सूल फॉर्म में भी जो है ये कैप्सुलेटेड भी हो सकती है और स्लाइम लेयर भी जो है वो होती है। ठीक है, सो कैप्सूल में आप हम मेंशन कर देंगे कि ये टफ होती है, ठीक है, और जो है ये हमारी स्लाइम लेयर होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है, तो वैक्सी मटेरियल जो है वो उसमें होता है। तो क्या काम था इसका, प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए हम एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं ह्यूमन, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो उनमें एक और जो है वो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो दी गई है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ये नाम जो है वो आपने सुना हुआ होगा, तो प्लांट में भी जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लांट की होती है वो सेल वॉल ही होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनकी मूवमेंट एज सच किसी बैक्टीरिया में मूवमेंट देखी जाती है, किसी बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं देखी जाती है। तो सेल वॉल भी जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन का ही काम देती है और इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस सेल को इस शेप में बना दिया, तो इसकी शेप, ये शेप मेंटेन कौन कर रहा है, तो सेल वॉल ही जो है वो इसकी शेप
भी जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो लेयर पढ़ी, ठीक है। आउटर मोस्ट जो है वो ग्लाइकोकेलेक्स है, जिसमें कि हमारी कैप्सुलेटेड फॉर्म में भी हो सकती है या फिर स्लाइम लेयर हो सकती है। काम क्या था इसका? प्रोटेक्शन का। सेकेंड लेयर हमारी सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में भी मिलती है, ठीक है। सेल वॉल जो प्लांट की है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर हम बैक्टीरिया में देख रहे हैं तो ये मिडल लेयर है यहाँ पर, ठीक है। एक आउटर मोस्ट कवरिंग और दी है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि ये एज सच डेवलप नहीं है, इसीलिए इतनी प्रोटेक्शन जो है वो इसे दी जा रही है, ठीक है। सो सेल वॉल जो है वो हमारी इनर लेयर है। देन जो है इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, किसमें? बैक्टीरिया में, वायरस में। ये जो है ये एग्जांपल्स है हमारे प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। सो उनमें जो है वो इनर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो देखी जाती है, ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करें, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन की बात करें, तो जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ना ही हमारे पास सेल है, ना ही हमारे पास ग्लाइकोकेलेक्स है, क्योंकि हम ऐसे पहले से ही कॉम्प्लेक्स है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम जो है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है मूवमेंट, एक होती है लोकोमोशन। मूवमेंट क्या है कि अगर मैं अपने हाथ को जो है वो इधर से इधर हिला पा रही हूँ, ठीक है, इसको बोला जाता है मूवमेंट। और अगर मैंने अपनी पोजीशन ही चेंज कर दी तो इसको बोला जाता है लोकोमोशन, ठीक है। सो हम जो है वो लोकोमोशन कर पाते हैं, इसीलिए एज सच हमें रिक्वायरमेंट नहीं है सेल के इतने प्रोटेक्शन की। बट बैक्टीरिया और जो वायरस है उनमें ओल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो है वो इतनी प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है। अब कुछ सेल्स में हम बोल रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया के पास जो है वो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला का काम ही मूवमेंट कराने का होता है, ठीक है। सो कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया या वायरस में जो भी मूवमेंट हो पाती है वो इन फ्लैजिला की वजह से ही हो पाती है, ठीक है। अब आपने एक नाम सुना होगा, राइबोसोम्स। अब हम देख रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर ये बैक्टीरिया की सेल है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम पहले देखते हैं, इस तरीके से बॉडीज जो है वो छोटी छोटी पड़ी रहती है, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है। हम बोल रहे थे जब स्टार्टिंग में सेल के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स उन्हें बोला जाता है। उनको बेसिक यूनिट नहीं बोला गया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। सो राइबोसोम्स जो है वो हमारे एक ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होती, पर राइबोसोम ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसी भी प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में, हर जगह जो है वो राइबोसोम होगा। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन बनाने का है, ठीक है। तो चाहे तो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई और एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, सबको जो है न्यूट्रिशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सो वो जो है वो राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो एक ऑर्गेनेल देखते हैं, ठीक है। हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में एक इस तरीके से बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये मीजोजोम्स इनको बोला जाता है। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, पर
जो बैक्टीरिया है उनके पास क्लोरोफिल अगर नहीं है तो वो कैसे अपना खाना बना पाए, तो वो जो है वो मीजोसोम्स ट्राई जो है वो करते हैं। तो मीजोसोम्स क्या है कि खाना जो है वो बनाते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए, और स्टोरेज का काम भी जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, सो मीजोसोम्स जो है वो हमारे लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो फूड फॉर्मेशन जो है वो हमारी मीजोसोम्स के काम है। रेस्पिरेशन होना वो मीजोसोम्स करेगा। ठीक है, अब मीजोसोम रेस्पिरेशन भी जो है वो आप लिख लीजिए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो है प्रोकैरियोट्स में जो भी होती है वो मीजोसोम्स की वजह से होती है। ठीक है, अब जो है खाना बन गया, अब कुछ फॉर्म में जो है ये स्टोर होता है। तो वो किस फॉर्म में जो है हमारा खाना स्टोर होता है, इसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। इस तरीके से जो है वो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। एक चीज को करेक्ट कर लीजिए, ये जो मीजोसोम है ये अंदर की साइड है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब कुछ जो है हमारी इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इंक्लूजन बॉडीज जो है, जो भी खाना प्रोकैरियोट सेल में बना वो फ्रीली जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है, एज सच तो इनको बोला जाता है कहाँ पर जो है ये खाना जो है वो रहता है, तो इंक्लूजन बॉडीज में। ठीक है, सो इंक्लूजन बॉडीज में जो है खाना जो है किसी भी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है, सो ग्रैन्यूल्स एक तरह से टुकड़े पड़े हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सेल में हमारे आउटर मोस्ट जो है वो ग्लाइकोकेलेक्स है, उसके बाद हमारी सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल के बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जो भी खाना बना वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है, जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो सकता है? या तो फॉस्फेट, तो अगर फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स होंगे तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोल दिया। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन क्या है? अब ये देखो, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हमारी बात की जाए तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ऐसा एकदम से सारा जो है वो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर लेते, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर रहता है। तो वो ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? अगर एनिमल की बॉडी है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। तो जो हमारी बैक्टीरियाज है वो भी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं खाना? ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल की फॉर्म में भी जो है वो कर सकते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? इन सबको इंक्लूजन बॉडीज जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया हैं वो भी जो है वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनके पास एक और जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पिलाए। ठीक है, सो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है और इसको बोला जाता है पिलाए। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है वो पिलाई की वजह से होता है। ठीक है, सो पिलाई एक स्ट्रक्चर है जहां पर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में हो रहा होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पिलाई। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जो फूड है वो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में है। ठीक है, मीजोसोम्स हमारे रेस्पिरेशन भी कर रहे थे और फूड फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब खाना स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी खाना स्टोर हो रहा है और फॉस्फेट की फॉर्म में भी जो है हमारा खाना स्टोर हो रहा है ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। अब ये खाना एक जगह जहाँ जहाँ पर स्टोर हो जाता है, ऐसा जैसे कि रूम ले लीजिए,
वहाँ पर जो है वो स्टोर हो रहा है। बैक्टीरिया में उस रूम का नाम क्या होगा, वैक्यूल। प्लांट में भी खाना जो है वो वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट में अगर देखा जाए तो 50 से 90% जो है वो सेल का वॉल्यूम वैक्यूल ने जो है वो ऑक्यूपाई किया होता है। एनिमल्स में एज सच बहुत रेयर ही वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट ही होता है। तो जो हमारा खाना स्टोर होता है प्लांट में, सॉरी प्लांट में या फिर बैक्टीरिया में, जैसे कि हम प्रोकैरियोट सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। सो वैक्यूल्स जो है वो फूड स्टोर करते हैं हमारा, ठीक है। तो फूड स्टोरेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे वैक्यूल्स जो है वो फूड स्टोरेज के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार डायग्राम में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो हम बोल रहे प्रोकैरियोट सेल है, ओल्ड न्यूक्लियस जो है ये बनाते हैं। सो प्रोकैरियोट सेल में हमने पहले आउटर मोस्ट कवरिंग देखी इसकी, जो कि बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। वो कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकती है किसी बैक्टीरिया में, और स्लाइम लेयर फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ जो है बैक्टीरिया, अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है सेल वॉल, ठीक है। हमने यहाँ पर मेंशन किया था कहीं पर सेल वॉल, ठीक है। ये जो हमारी मिडल लेयर थी इसको हमने सेल वॉल बोला था, ठीक है। सेल वॉल जो है वो हमारी आउटर मिडल लेयर थी। अगर प्लांट में होती तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, पर हम प्रोकैरियोट सेल को पढ़ रहे हैं। जो हमारे प्लांट्स है ना वो यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सारे आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में। तो ये जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट कवरिंग मिडल लेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये एक चीज से बनी होती है जिसे हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो इसमें दो केमिकल्स होते हैं, नाम एंड नाग। नैम एंड नैग जो है वो इसके नाम होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकामिक एसिड, ठीक है। तो इसको अभी मेंशन कर देते हैं, क्या है नैम। सो नैम है हमारा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड NAG नैग जो है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकामिक एसिड। तो ये दोनों किसी में ये एसिड प्रेजेंट होगा जिससे कि ये हमारा सेल वॉल जो है वो बना होता है। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ये दोनों ही पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तो किसी किसी बैक्टीरिया में नैम से ही बना होगा पूरा सेल वॉल, किसी बैक्टीरिया में नैग से ही बना होगा, और किसी में जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, सेल वॉल का। देन हमने राइबोसोम्स पढ़ा था, किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मेसोसोम्स हमारे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और फूड फॉर्मेशन के लिए। फूड जो है वो हमारा किस फॉर्म में जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल की फॉर्म में, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की फॉर्म में। देन हमने पिलाए जो है वो पढ़ा था, जिसमें कि वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन जो भी बैक्टीरिया में होता है वो पिलाए ही जो है वो करवाता है। और हमारे फ्लेजला, किसी बैक्टीरिया में फ्लेजला प्रेजेंट होता है, सभी बैक्टीरिया में फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो जहां पर प्रेजेंट होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो ये जो है हमारा पूरा प्रोकैरियोट सेल्स था, प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है। So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe our channel, and for more updates connect to us, and bye bye, take care.